हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यभान आप सभी का यूपी एग्ज़ाम पॉइंट पे स्वागत करता हूँ। आज से हम लोग जो है केमिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लास 10th की केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है, उसी को हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री का पहला चैप्टर क्लास 10th का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया जो है एक ऐसा परिवर्तन है जिसके बाद जो है एक नया पदार्थ और वो भी नए गुणों के साथ बनता है। या कहा जाए रासायनिक अभिक्रिया एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें कोई ना कोई परिवर्तन के बाद या एक ऐसा परिवर्तन हो कि जिसके द्वारा नए पदार्थ बनाया जाए और वो भी नए गुणों के साथ। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो और नए गुणों के साथ। जैसा कि आप जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया के बारे में देखा, क्या लिखा गया है? एक ऐसा परिवर्तन हो जिसमें नए पदार्थ का निर्माण हो और वो भी नए गुणों के साथ। ये है आपका रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। रासायनिक अभिक्रिया के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है लोहे में जंग का लगना। और दूसरा उदाहरण है कागज का जलना। ये दोनों जो है रासायनिक अभिक्रिया के क्या है? उदाहरण है। रासायनिक अभिक्रिया में ये जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन आपके दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक भौतिक परिवर्तन होता है और दूसरा रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए आगे हम लोग जानते हैं भौतिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन है या एक ऐसा बदलाव है जिसमें किसी भी पदार्थ के जो है भौतिक अवस्था में बदलाव होता है, परंतु रासायनिक अवस्था में नहीं बदलाव होता। वो आपका भौतिक परिवर्तन है। और रासायनिक परिवर्तन एक ऐसा परिवर्तन होता है या एक ऐसा बदलाव होता है जिसमें किसी भी पदार्थ के रासायनिक अवस्था में बदलाव आता है, परंतु भौतिक अवस्था में बदलाव नहीं आता। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। आगे
चलिए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। एक एक उदाहरण। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण होता है बर्फ का गलना, और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है दूध का दही में बदलना। भौतिक परिवर्तन में जो है, जैसा कि आपको बताया गया, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, केवल भौतिक अवस्था में परिवर्तन आता है, रासायनिक अवस्था में नहीं। जब रासायनिक अवस्था में परिवर्तन आएगा तो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। रासायनिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है दूध से दही में बदलना, और भौतिक अवस्था का सबसे अच्छा उदाहरण है बर्फ़ का पिघलना। बर्फ़ जो होती है, बर्फ़ की जो है आकार और आकृति में परिवर्तन आता है, इसीलिए वो जो है भौतिक अवस्था के अंतर्गत आती हैं। और इन दोनों का सबसे अच्छा उदाहरण है, इन दोनों का सबसे अच्छा उदाहरण है मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना जो है कहा जाए, या तो कहा जाए अपवाद है, या तो कहा जाए मोमबत्ती का जलना जो है वो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दोनों के अंतर्गत आता है। आगे हम लोग जो है आगे बात करते हैं रासायनिक अपक्रिया के जो होते हैं दो घटक पाए जाते हैं, या कहा जाए दो घटक होते हैं, या रासायनिक अपक्रिया दो भागों में बटी होती है, जिसका नाम होता है, जिसका पहला है अभिकारक और दूसरा भाग होता है उत्पाद। जैसा कि आप लोग जानते हो, जो अभिकारक होता है वो क्रिया करने से पहले, या कहा जाए काम करने से पहले, या रासायनिक अपक्रिया शुरू होने से पहले जितने भी पदार्थ या जो पदार्थ हमारे पास होते हैं वो आपके अभिकारक कहलाते हैं। और अपक्रिया होने के दौरान या अपक्रिया होने के बाद जो पदार्थ नया बनता है, नए गुणों के साथ बनता है, वो आपका क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। रासायनिक अपक्रिया को लिखने का कुछ निम्न कारण है, निम्न प्रकरण है। ठीक, जहाँ तक है आपको समझ में आ चुका होगा कि रासायनिक अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं, या कहा जाए परिवर्तन के पहले जो पदार्थ हमारे पास होते हैं वह अभिकारक कहलाते हैं। और परिवर्तन के बाद जो पदार्थ बनता है वह उत्पाद कहलाता है। आगे हम लोग जो है रासायनिक समीकरण के बारे में चर्चा करते हैं। जहाँ तक है आपको समझ में आ चुका होगा कि अभिकारक और उत्पाद क्या होते हैं और रासायनिक अपक्रिया क्या होते हैं।
रासायनिक समीकरण के बारे में जानते हैं हम लोग। रासायनिक समीकरण क्या होता है? रासायनिक अपक्रिया जो होती है रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है, जिसमें कुछ तत्वों या कहा जाए रासायनिक अपक्रिया में उपयोग किए जाने वाले या प्रयोग में लाए जाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको किन्हीं न किन्हीं सूत्रों या प्रतीकों द्वारा हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उनको एकत्रित करके एक समीकरण का निर्माण करते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। रासायनिक अपक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। उसमें प्रयोग किए जाने वाले तत्व पदार्थ को आवश्यक चिन्ह या प्रतीक या सूत्र द्वारा निरूपित करके अभिकारक या उत्पाद को लिखकर समीकरण तैयार किया जाता है, जिसको हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोगों ने देखा, जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण जो होता है, रासायनिक अपक्रिया जो है रासायनिक समीकरण से निरूपित की जाती है। उसमें प्रयोग किए जाने वाले सभी तत्वों अथवा जितने भी पदार्थ होते हैं को किसी न किसी चिन्ह या प्रतीक या अणुसूत्र द्वारा या सूत्र द्वारा हम लोग प्रदर्शित करके अभिकारक और उत्पाद को एक समीकरण, अपकारक और उत्पाद को लिखकर एक समीकरण बनाते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण। जैसे कि उदाहरण में Mg प्लस O2 2MgO, ये एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। रासायनिक अपक्रिया में जो है आवश्यकता अनुसार चिन्ह को लगाया जाता है। आगे हम लोग बात करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला संतुलित रासायनिक समीकरण,
और दूसरा असंतुलित रासायनिक समीकरण। सबसे पहले बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहले आप जान लो कि जो रासायनिक अपक्रिया होती हैं, जितनी भी रासायनिक अपक्रिया होती हैं, सारी रासायनिक अपक्रिया जो है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं, या कहा जाए रासायनिक संयोग के नियम का पालन करती हैं, जिसमें बताया जाता है कि जो पदार्थ होता है या कहा जाए द्रव्य को न तो बनाया जाता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो अभिकारक का अणुभार होगा वो जो है उत्पाद के अणुभार के बराबर होगा। जब बराबर आता है तो वो द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण को जानने के लिए आपको सबसे पहले एक इक्वेशन या एक रासायनिक समीकरण की आवश्यकता होगी। एक प्रकार का रासायनिक समीकरण है। रासायनिक समीकरण की अगर परिभाषा, संतुलित रासायनिक समीकरण की परिभाषा लिखते हैं या बताते हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण की। संतुलित रासायनिकरण जब अभिकारक में उपस्थित तत्व या परमाणुओं की संख्या जो है या अभिकारक में उपस्थित जितने तत्व होंगे अगर उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या के बराबर होंगे तो आपका क्या होगा, संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अगर बराबर नहीं होते हैं तो आपका क्या होगा, असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अपक्रिया में उपस्थित या अभिकारक में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या और उत्पाद में उपस्थित तत्वों की संख्या बराबर होगी तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। संतुलित रासायनिक समीकरण वह होगा जिसमें अभिकारक में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या और उत्पाद में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या अगर बराबर होगी दोनों में तो वो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। ए आपका परिवर्तन का सिंबल है। हमने आपको बताया परिवर्तन दो टाइप के होते हैं, रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन क्या होता है, जिसमें भौतिक अवस्था में अगर परिवर्तन आता है तो आपका भौतिक परिवर्तन होगा, और रासायनिक परिवर्तन जिसमें रासायनिक अवस्था में परिवर्तन आएगा तो आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, किंतु भौतिक अवस्था में परिवर्तन नहीं आएगा उसमें। तो ये आपका परिवर्तन है। परिवर्तन होने के पहले जितनी भी चीज़ें होती हैं आपके पास वो आपका अभिकारक होती हैं। अभिकारक को हम लोग इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं और उत्पाद को इंग्लिश में हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। अगर
अपकारक में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या और उत्पाद में उपस्थित कुल तत्वों की संख्या अगर बराबर होगी तो आपका संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अगर बराबर नहीं होती है आपकी तो आपका असंतुलित रासायनिक समीकरण होगा। इन सब को बैलेंस करने के लिए या कहा जाए असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं या कहा जाए कुछ मेथड हैं, जिसमें से सबसे अच्छा मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। आगे हम लोग देखते हैं असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के बहुत सारी विधियां या कहा जाए कुछ विधियां, जिसमें से आपकी जो है सबसे पहली विधि है हीट एंड ट्रायल मेथड। और संतुलित समीकरण को संतुलित करने की कुछ विधियां। जिसमें से सबसे पहला मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड। किसी भी रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने के लिए या अनबैलेंस रासायनिक समीकरण को बैलेंस करने की सबसे अच्छी विधि है कौन सी? हीट एंड ट्रायल मेथड या हीट एंड ट्रायल सिद्धांत। ट्रायल विधि, हीट एंड ट्रायल विधि जो होती है वो बहुत सारे या कहा जाए कुछ अनेक पदों में बटी होती है विधियाँ, बटी होती है विधि। हीट एंड ट्रायल विधि को समझने के लिए सबसे पहले जो है अनबैलेंस इक्वेशन आपको लेना पड़ेगा, जो कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ए आपका अनबैलेंस समीकरण है, इसको हमें जो है हीट एंड ट्रायल मेथड का प्रयोग करके बैलेंस करना है। इसके लिए जो है हीट एंड ट्रायल मेथड में जो है वो बहुत सारे पदों में पूरी होती है। आपको निम्न पदों से जो है स्टेप बाय स्टेप आपको करना पड़ेगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। और सबसे अच्छी मेथड होती है संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण को संतुलित करने के लिए, जिसका पहला स्टेप होता है अपक्रिया में उपस्थित तत्वों या पदार्थों को
चिन्हित करें। सबसे पहले आपको जो है हीट एंड ट्रायल मेथड में आपको क्या करना होगा, अपक्रिया जो आपका अनबैलेंस रिएक्शन है उसमें उपस्थित जितने भी तत्व होंगे या प्रयोग किए जाने वाले जो आपके पदार्थ हैं उन सबको चिन्हित करके या गोला करके लिखना होगा। और उसके बाद आपको जो है दूसरे स्टेप में आपको अपक्रिया में उपस्थित जितने भी आपके जो आपका असंतुलित रिएक्शन है, अपक्रिया में उपस्थित जितने भी तत्व होंगे उनको एक बॉक्स में या एक कॉलम आप जो है कॉलम बनाइए जिसमें 3 कॉलम बनेंगे। एक में जो है आपके अपक्रिया में जितने तत्व होंगे उनको लिखना है, दूसरे कॉलम में आपको जो है या कहा जाए LHS का मतलब है अभिकारक में जितने भी तत्व हैं या अभिकारक में उपस्थित जो तत्व हैं वो जितनी संख्या में रहेंगे उनकी संख्या आपको लिखनी है। और RHS का मतलब होगा यहाँ पे उत्पाद में जितने भी तत्व उपस्थित हैं वो कितनी मात्रा में उपस्थित हैं उनकी संख्या आपको लिखनी है। तो पहले हम दूसरे स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं। दूसरे स्टेप में सबसे पहला एलिमेंट है आपका पूरे अपक्रिया में क्या आया है, Fe। और उसके बाद कौन सा आया है, एक एलिमेंट आया है H जिसको हम लोग हाइड्रोजन कहते हैं। तीसरा एलिमेंट आया है ऑक्सीजन। यही पूरे अपक्रिया मतलब असंतुलित अपक्रिया में पूरे अपक्रिया में यही 3 आपके क्या आए हैं, एलिमेंट यूज में आए हैं या तत्व उपयोग में लाए गए हैं। अब LHS जैसा कि आपको बताया गया परिवर्तन के पहले या कहा जाए अभिकारक में जितने भी तत्व उपस्थित हैं या कहा जाए जो तत्व हैं जितनी संख्या में उपस्थित हैं उनकी संख्या लिखनी है हमें। यहाँ पे देखो Fe है, Fe कितनी मात्रा में उपस्थित है, 1 मात्रा में, तो उसको हमने लिखा। फिर उसके बाद अगले बारे में हाइड्रोजन, अभिकारक में देखो हाइड्रोजन कितनी मात्रा में प्रेजेंस है, तो यहाँ पे देखा गया कि हाइड्रोजन कितनी मात्रा में प्रेजेंस है, 2 मात्रा में। और ऑक्सीजन कितनी मात्रा में प्रेजेंस है, 1 मात्रा में प्रेजेंस है। आगे RHS की तरफ चलते हैं तीसरे कॉलम में। RHS का मतलब होता है कि जो प्रोडक्ट वाला है, प्रोडक्ट वाले में यही एलिमेंट कितनी कितनी मात्रा में उपस्थित हैं ये आपको बताना होगा। तो यहाँ पे ध्यान देते हैं कि जो Fe है वो 3 मात्रा में प्रेजेंस है और O की संख्या जो है 4 है और H की संख्या कितनी है, 2। अब ये दूसरा स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में क्या किया गया है कि पहले कॉलम बनाए गए हैं 3 कॉलम। पहले वाले कॉलम में तत्वों के नाम हैं, अपक्रिया में उपस्थित जो तत्व होंगे उनके नाम होंगे। और दूसरे वाले कॉलम में आपका जो है अभिकारक में उपस्थित जो तत्व हैं कितनी मात्रा में उपस्थित हैं उसकी संख्या आप बताओगे। और तीसरे वाले कॉलम में क्या लिखा जाएगा, उत्पाद में जो तत्व उपस्थित हैं वो कितनी मात्रा में उपस्थित हैं आप उसको लिखोगे। फिर अगले स्टेप की तरफ चलते हैं। ठीक, अगले स्टेप में आपको क्या करना है कि जो सबसे भारी वाला है या कहा जाए जिसका परमाणु क्रमांक सबसे भारी होगा उन्हीं तत्वों को आपको क्या करना है, उसको उस तत्व को आपको LHS और RHS में बराबर कर देना है। या कहा जाए अपक्रिया में जो है सबसे पहले जो स्टेप सेकंड में जिसका भारी या कहा जाए जो सबसे ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाला तत्व होगा उसको हमें बराबर करना है तीसरे वाले स्टेप में। तो अब रिएक्शन लिख लो आप। जैसा कि आप जानते हो इन तीनों तत्वों में सबसे भारी परमाणु क्रमांक वाला तत्व कौन सा होता है, Fe जो है जिसको हम लोग कहते हैं आयरन जो होता है इसका परमाणु क्रमांक 26 नंबर पे होता है। तो ये सबसे ज़्यादा परमाणु वाला हुआ। तो सबसे ज़्यादा वाले परमाणु को तीसरे स्टेप में आपको बैलेंस करना है दोनों साइड RHS और LHS में। तो यहाँ पे RHS में 3 था तो LHS में 1 है तो इसको 3 से गुणा करा लो या कहा जाए 3 के गुणज से उसी के गुणज से आप गुणा करा दो। तो दोनों साइड तीसरे स्टेप में आपने देखा कि जो है Fe जो है दोनों साइड बैलेंस हो चुका है। क्यों बैलेंस हुआ, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक या ज़्यादा परमाणु भार वाला या परमाणु वाला था। अगला स्टेप आपका होगा स्टेप 4। अगले स्टेप में स्टेप 3 के बाद जितने भी तत्व बचे हैं उन तत्वों को जो है
उनकी आवश्यकता अनुसार या उनके आवश्यक गुणज द्वारा आप लोग जो है बैलेंस कर लो उनको। या कहा जाए चौथे स्टेप में आपको क्या करना है, जितने भी तीसरे स्टेप के बाद बचे हैं जितने तत्व, उनको उनके आवश्यकता अनुसार जितने गुणज होंगे उसी गुणज से आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो यहाँ पे देखा जाए कि O की संख्या कितनी है, 4 है, और तो O को बैलेंस कर लो। इसके बाद जो भारी वाला होगा या P के बाद जो ज़्यादा परमाणु क्रमांक वाला होगा उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 4 से गुणा होगा। अब आगे देखो, यहाँ पे 4 से गुणा करने के बाद H की संख्या कितनी हो गई, 4 दूनी 8। अब 8 यहाँ पे भी 4 से आप गुणा कर दो। ये आपका जो है समीकरण बैलेंस समीकरण हो गया। पहले अनबैलेंस समीकरण से बैलेंस करने का तरीका हीट एंड ट्रायल का इतना ही है। इसके आगे भी एक स्टेप, 2 स्टेप होते हैं, जिसमें पहला स्टेप होता है, इसका अगला वाला स्टेप होगा जिसको हम लोग 5वां स्टेप कहते हैं। 5वें स्टेप में आवश्यकता अनुसार पदार्थों को उनके चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। मतलब जो तत्व होते हैं या जो तत्व है या जो पदार्थ है वो किस अवस्था में उपस्थित है उसके अनुसार हमें क्या करना होता है, चिन्ह को लगाना होता है। जैसे देखा जाए यहाँ पे H2 जो है, H2 और गैसीय स्टेट में प्रेजेंस है, तो गैस के लिए ऊपर वाले एरो का प्रयोग किया जाता है। तो अगले वाले स्टेप में हम लोग इसको जान करेंगे। ज़्यादा परमाणु वाले तत्वों को RHS और LHS में बराबर करके लिखना। फिर चौथे वाले स्टेप में क्या होता है, स्टेप 3 की तरह समीकरण को संतुलित करना। अब स्टेप 5 देखते हैं। 4 तत्वों व पदार्थों को परिस्थितियों अनुसार आवश्यक चिन्ह से दर्शाना। जैसे यहाँ पे इस समीकरण में H2 एक गैस है
और गैस में एरो लगाई जाती है, वो भी कौन सी, ऊपर वाली। इसके बाद एक और स्टेप होता है उसमें, लास्ट वाले स्टेप में आप लोग बताते हो कि उस अपक्रिया में वह अपक्रिया में कौन सा परिवर्तन हुआ है। कौन सा परिवर्तन मतलब परिवर्तन बहुत टाइप के होते हैं। जैसे परिवर्तन के अनुसार हम लोग चिन्ह का निर्धारण करते हैं, एरो के ऊपर जो है परिवर्तन के अनुसार चिन्ह को निर्धारित करते हैं। जैसे प्रकाशीय परिवर्तन होने पर डेल का सिंबल लगाया जाता है और तापीय परिवर्तन होने पर डेल का सिंबल लगाया जाता है। प्रकाशीय में आपका जो है HB का यूज किया जाता है और इलेक्ट्रोलिसिस में या वैद्युत अपघटनी में या वैद्युत की उपस्थिति में जब होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस का सिंबल एरे के ऊपर परिस्थितियों अनुसार लगाया जाता है। ये आपका जो है हीट एंड ट्रायल मेथड का फुल कंप्लीट आपका जो है प्रोसेस है, जिसके द्वारा हम लोग जो है किसी भी रासायनिक समीकरण जो कि असंतुलित होगा उसको हम लोग आसानी से संतुलित कर सकते हैं। आगे के वीडियो जो है कल हम लोग बनाएंगे या कल, ठीक है ना।